ऑलराइट। सो मैं आपको ये बता रही थी कि मोशन जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, और हम एक्सरे की बात कर रहे थे कि जब भी वो किसी भी क्रिस्टल के या किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं तो वो एक पाथ में आ रही होती हैं, लेकिन उसको कोलाइड करने के बाद, सरफेस से कोलाइड करने के बाद या क्रिस्टल से टकराने के बाद उनका जो पाथ है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस पाथ के चेंज होने को क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन कहते हैं। और इस डायफ्रैक्शन से आपके पास, आपने क्या रखा होता है, सामने एक स्क्रीन रखी होती है कि जब कोई भी रे डायफ्रैक्ट करके उस स्क्रीन पे जाएगी तो वहाँ पर वो क्या करती हैं, एक स्पॉट बना देते हैं। मैं इधर ये ड्रॉ कर रही हूँ, आपको थोड़ा लेट नज़र आएगा लेकिन नज़र आ जाएगा। जैसे कि कोई रे गई, ये एक सॉलिड है, उसने ये टकराई, ठीक है, तो आगे जाकर यहाँ पर आपके पास एक स्क्रीन होती है और उसके ऊपर ये दो स्पॉट्स होते हैं। यानी जब ये दोनों रेस जो है, आई होप आपको नज़र आ रही होंगी, ये जो दो रेड रेस हैं, जब ये आगे स्क्रीन पर जाएंगे तो ये दो स्पॉट्स छोड़ देंगी। अब ये याद रखिएगा कि ये जो स्पॉट्स हैं ये हर एक एटम के करेक्टरिस्टिक होते हैं। इन दोनों रेस के साथ जब ये टकराएगी ना तो ये दोनों स्पॉट्स डिफरेंट जगहों पे आएंगी। इन स्पॉट्स इसी तरह बहुत सारी लेयर्स हैं, उन लेयर्स से डिफरेंट ये टकरा कर इस स्क्रीन पर जाएगी तो बहुत सारे स्पॉट्स बनेंगी। इन स्पॉट्स को क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। और इस डायफ्रैक्शन पैटर्न से आप किसी भी सॉलिड को करेक्टराइज करते हैं। ठीक हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए कि ये होता क्या है। इंट्रोडक्शन पे आते हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज़ अ टेक्निक। मेरे पास ये शेयर्ड स्क्रीन है, सो अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रही स्क्रीन तो यूल हैव टू अनम्यूट योर माइक एंड लेट मी नो। So X-ray crystallography is a technique used for determining the atomic and molecular structure of a crystal, in which the crystalline atoms cause a beam of incident X-rays to diffract into many specific direction। अब आपको ये बात समझ आएगी कि इस टेक्निक में आप क्या करते हो, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पढ़ते हो, किसके, क्रिस्टल्स के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रे कोलाइड कर रही है वो किससे कर रही है, वो एटम से कोलाइड कर रही है, और एटम से कोलाइड करके वो मैम डायफ्रैक्ट हो स्क्रीन रही है। शो नहीं हो रही। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही, और किसी को शो हो रही है या किसी को भी नहीं हो रही? हो रही है मैम। अच्छा, आपको जो नहीं शो हो रही, आप मोबाइल से तो नहीं कनेक्टेड? यस मैम। किसी वजह से उसको थोड़ा सा आपको नेविगेट करना पड़ेगा। आप इस एक तो इसको ना ऑटो रोटेट पे लगाएं और लैंडस्केप मोड में देखें। और कोई मोबाइल से जिसने ज्वाइन किया हो और उसको नज़र आ रही हो, ऐसा कोई है? यस मैम। ऑलराइट, तो आपने क्या किया था, आपको सिर्फ डायरेक्ट नज़र आ रही है, आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया है देखने के लिए स्क्रीन को? नो मैम, डायरेक्ट नजर आ रही है। Alright. मेरे ख्याल से जिसको नज़र नहीं आ रही ना, आप ऐसा करें कि दोबारा से ज्वाइन करें, एंड करके दोबारा से ज्वाइन करें, मे बी आपको फिर नज़र आ जाए। सो एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी में आप एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं, जिस पे आपको होता क्या है कि जो बीम ऑफ इंसिडेंट रेज है वो किस में होती है, डायफ्रैक्ट हो जाती है इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस में। फिर वो कहता है कि देन दे यूज एन एक्सरे बीम टू हिट द क्रिस्टलाइज्ड मॉलिक्यूल। एक्सरे बीम से क्या होता है, क्रिस्टलाइज्ड मॉलिक्यूल को आप हिट करते हो, वो स्ट्राइक करती है। अब आगे जो बात लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द मॉलिक्यूल डायफ्रैक्ट एज द एक्स-रेज हिट देम। जब भी आपको ये बात याद रहे कि जब भी एटम्स के साथ कुछ भी होगा, रे स्ट्राइक करेंगी और एनर्जी दी जाएगी, तो उसके अंदर किस चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो इसी तरह जब एक्स-रेज आएंगी तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, वो स्कैटर हो जाएंगे, उनके ऊपर इफेक्ट आएगा, यानी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एक्साइट होंगे, डी एक्साइट होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो डिस्टर्ब होगा,
तो सारी मूवमेंट किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी। तो ये बात आपको यहाँ पर बहुत पढ़ने को मिलेगी। तो कहते हैं कि दिस फॉर्म्स द पैटर्न, दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड द एक्स-रे डायफ्रैक्शन पैटर्न। और हर एटम में डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी अपने स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से हर एटम का डिफरेंट डायफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। तो फिर वो थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहे हैं आगे कि सर विलियम हेनरी ब्रैग जो है, अब जब भी आप एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी पढ़ोगे तो ब्रैग इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, इसकी बेसिस है ब्रैग इक्वेशन। तो वो किसने की थी, सर विलियम हेनरी ने। और वो किसने यूज़ की थी, पायनियर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाय एक्स-रे डायफ्रैक्शन मेथड। फिर एक्स-रे crystallography is a complex field that has been associated with several of science major breakthroughs in 20th century। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि डॉक्टर जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया था, डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिटरमिन किया था, वो भी एक्सरे की मदद से किया था। याद रहे कि जब भी आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी नई चीज़ का पता चलाना होता है, स्ट्रक्चर एलुसिडेशन करनी होती है, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो उसका एलुसिडेशन करोगे और फिर उसके बाद आप मैकेनिज्म पे जाओगे। उसके स्ट्रक्चर के पता होने का क्या मतलब होता है कि स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, उसके अंदर एटम्स की टाइप क्या है, बॉन्डिंग क्या है। तो एटम्स की जो अरेंजमेंट है ना, उसके लिए आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हो, पोजीशन के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एटम्स की बॉन्डिंग के लिए कौन सी यूज़ करते हो, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये भी एक टेक्निक है, फिर आप बॉन्डिंग उससे स्टडी करते हो। इसी तरह जो अननोन बड़े बड़े मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो सिंथेसाइज होते हैं, उनको ऐसे ही डिस्कवर किया गया है। देन वाई एक्सरे एंड वाई क्रिस्टल। अब एक्सरेज जो हैं उनके लिए यानी वो बताया हुआ है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं कि द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर मूवमेंट, उनकी ट्रांसमिशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सन रेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, कोई मीडियम नहीं है बीच में, ठीक है, ऐसे एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में भी जा रही हैं, ठीक हो गया, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ हाई एनर्जी एंड वेरी शॉर्ट वेवलेंथ व्हिच इज एबल टू पास थ्रू मेनी मटेरियल्स ओपेक टू लाइट। ये साथ में आपको नजर आ रहा होगा, मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है जो कि बड़ा फेमस फार्मूला है, इम्पॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। इसमें E क्या है, एनर्जी, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, C है वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा है वेवलेंथ। अब इस फार्मूले से आपको पता चल रहा है कि एनर्जी जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ रेज या लाइट, यानी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतनी छोटी होगी। सो अब आप ये देखिए, तो बड़ी अच्छी डायग्राम बनाई हुई है। ये क्या है, पूरा स्पेक्ट्रम है लाइट का जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं, ठीक हो गया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि रेडियो वेव्स है तो वो किस रेंज में आती है, 10⁻⁻3, फिर -2 में आती है माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड आती है 10⁻⁵ में, ठीक हो गया। और फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 10⁴ हर्ट्ज। अच्छा, अब ये सारी क्या है, डिफरेंट इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे, गैमा रेज। अब देखिए, सबसे जो स्ट्रॉन्ग होती है ना वो गैमा रेज होती है, और उसके बाद सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वन होती है एक्स रेज होती है, सेकंड लास्ट पे आ रही है पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर। अब इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, पेनिट्रेटिंग होती हैं, हाई एनर्जी वाली होती हैं। अब देखिए, जब एनर्जी हाई है तो वेवलेंथ क्या हो गई है, छोटी हो गई है। और वेवलेंथ क्या होती है, देखिए आपको ये नजर, मेरा कर्सर शो हो रहा होगा, ये एक वेव है, ठीक है। ये एक जो वेव है ना वो कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है ये और ये, ठीक है। एक क्रस्ट आ गया और एक ट्रफ आ गया। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना इसको कहते हैं क्रस्ट, और जो नीचे वाला पोर्शन है वेव का इसे कहते हैं ट्रफ। अब आप ये देखिए कि ये वाली जो वेव है, ठीक है, इसकी लेंथ इस वाली वेव की लेंथ से क्या है, ज़्यादा है, ठीक हो गया। यानी ये जो एक्सरे के ऊपर है वो तंग तंग सी है ना, तो उसका क्या मतलब है कि उनकी जो लेंथ है वो शॉर्ट है, वेव लेंथ क्या है, शॉर्ट है, इस वजह से इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जो पीछे पीछे है सारी वेव्स, उनकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। फिर वो कहता है कि द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज फोटॉन इज ऑन द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक न्यूक्लियाई इन सॉलिड।
You can think of it like the waves fit nice between the atom and fill the crystal. अब ये देखिए ये डायग्राम बनी हुई है रेड कलर से, ये जो बॉल्स बनी हुई हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं एटम्स को। अब आपके पास एक क्रिस्टल है, उसमें एटम्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया। और एटम्स के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियाई होते हैं। इसी तरह देखिए बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है, जैसे आपको कोई पिछला लेक्चर याद हो उसमें हमने ए बी टाइप की अरेंजमेंट पढ़ी थी कि ए बॉल्स हैं उसके ऊपर बी बॉल्स हैं, ऐसी अरेंजमेंट होती है। तो बीच में क्या होती है, थोड़ी सी इंटर एटॉमिक स्पेस होती है। तो इनकी जो वेवलेंथ है ना ये कैसी होती है, इतनी शॉर्ट होती है कि ये एटम्स के बीच में फिट हो जाती है। तो आप इसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं अपने माइंड में कि एक क्रिस्टल है, उसके अंदर एटम्स हैं और उसके बीच में जो स्पेस है उतनी ही लेंथ है एक्सरे की, और वो फिट इन हो जाती है इनके बीच में और क्रिस्टल को फिल कर देती है। वो आपको समझाना चाह रहे हैं कि इनकी लेंथ कैसी होती है, ठीक हो गया। उसको विजुअलाइज करवाना चाह रहे हैं कि ऐसे विजुअलाइज करें आप इसको। नेक्स्ट जाते हैं वाई क्रिस्टल। Researchers crystallize an atom or molecule because the precise position of each atom in a molecule can only be determined if the molecule is crystallized. इसमें मैंने आपको जो बताया अभी कि हर एक एटम की पोजीशन को जानने के लिए आप तभी जानोगे ना। अब एक बंदा मूव भी करता जा रहा है या डांस कर रहा है किसी जगह पे, तो आप तो उसको पकड़ नहीं सकते, ठीक है, उसकी पोजीशन नहीं बता सकते। इसी तरह एटम को भी उसकी पोजीशन को बताने के लिए इट नीड्स टू बी फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, प्रीसाइज पोजीशन बताना नहीं है। इस वजह से आप उसको पहले क्रिस्टलाइज करते हो। कितना अच्छा उसने डायग्राम में बताया हुआ है कि ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। फिर उस मॉलिक्यूल को उसने यूनिट सेल में बताया कि यानी क्रिस्टल बनाएंगे आप उसको तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, उसका यूनिट सेल बन जाएगा। फिर आगे उसने पूरा जॉइंट क्रिस्टल बताया हुआ है और उसने बताया हुआ है कि ये क्या है, यूनिट सेल है। अब इतने जाइंट क्रिस्टल को तो आप एट वंस स्टडी नहीं कर सकते, आप इसको क्रिस्टलाइज करोगे तो उसका यूनिट सेल स्टडी करोगे, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि यूनिट सेल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरे क्रिस्टल का। जो उसमें हो रहा है, जो उसका बिहेवियर है, जो उसके एटम्स का पैटर्न है, जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, वही पूरे क्रिस्टल के अंदर रिपीट होगा। तो इस तरह उसने देखा एक मॉलिक्यूल को इस छोटे से यूनिट सेल में डाल दिया कि आप इसको पढ़ें, इसको स्टडी करें, इससे आप पूरे क्रिस्टल के बारे में जान लेंगे। अब देखते हैं कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन क्या होती है और ब्रैग्स लॉ और इंटरफेरेंस क्या होती है। एक्स-रे डिफ्रैक्शन क्या है जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब रे आती है तो वो अपने पाथ से बेंड कर जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्स-रे डिफ्रैक्शन। सो डिफ्रैक्शन इज द स्लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट as it passes around the edge of an object. X-ray crystallography uses the uniformity of light diffraction of crystals to determine the structure of molecule or atom. इसका क्या मतलब है कि हर एटम के लिए जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा, जैसे कि मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, ये सेम, ये डिफरेंट होगा, यानी एक एटम के लिए ये स्पेसिफिक होगा। इसी वजह से आपके पास ये क्या होता है, हर एक के लिए स्पेसिफिक होती है, तो आप उस रिफ्रैक्शन पैटर्न से पता चला लेते हो। अब ये डायग्राम देखिए, एक्सरे पार्टिकल आया, बीम आई, उसने इस क्रिस्टल के ऊपर कोलाइड किया, स्ट्राइक किया। उसके बाद देखिए अब ये स्ट्रेट आ रही थी ना पहले तो, लेकिन इसके बाद ये क्या होगी, बेंड होगी, डाइफ्रेक्ट होगी। तो ये क्या होगी, डाइफ्रेक्शन बीम्स होगी। और इसके ये आप क्या रखते हो, हमेशा इनके आगे एक फिल्म रखते हो, एक स्क्रीन रखते हो। अब यहाँ पर उसने शो नहीं किया, लेकिन मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई हुई है, जिस तरह जब ये रेज आएंगी तो यहाँ पर ये स्पॉट्स बना देंगी। फिर वो कहते हैं कि एक्सरे बीम इज यूज्ड टू हिट द क्रिस्टलाइज्ड मॉलिक्यूल, ये आपको पता चल गया। द इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द मॉलिक्यूल डाइफ्रेक्ट एज द एक्स-रेज हिट, ठीक हो गया। अब जो भी ये डाइफ्रेक्शन हो रही है, मैंने आपको पहले बताया कि एटम का बिहेवियर शो करें, वो कौन शो कर रहा होता है एटम्स के अंदर, उसके इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, वो भी अपनी जगह से मूव करेंगे, फिर वापस अपनी जगह पे आएंगे, ठीक हो गया। और रेस भी क्या करेंगी, डाइफ्रेक्ट कर जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ब्रैग्स लॉ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से समझिएगा। There is a definite relationship between the angle at which a beam of X-rays must fall on the parallel planes of atoms in a crystal in order that there be strong reflection and the wavelength of X-rays in the distance between the crystal plane. जब भी क्रिस्टल की बात होगी, उसके प्लेन्स की बात होगी और उसके एंगल्स की बात होगी। जैसे हमने मोनोक्लोनिक में, रोम्बिक क्रिस्टल्स में देखा था कि उनके साइड्स की एक लेंथ होती है, उस लेंथ से क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लेन होता है,
इसी तरह उन लेंस के दरमियान में फिक्स एंगल्स होते हैं जिनको आप नेम करते हो और कैरेक्टराइज करते हो कि ये रोम्बिक क्रिस्टल है, ये मोनोक्लिनिक क्रिस्टल है, ठीक है, ये ब्राविस लैटिसेस है। तो जब भी आएगी बात रेस की तो फिर आगे जब वो स्ट्राइक करेंगी आगे जाके क्रिस्टल को, तो वो उनके प्लेन्स का भी बताएंगी, क्योंकि एटम्स की अरेंजमेंट असल में क्या है, प्लेन्स की अरेंजमेंट है। एटम्स प्लेन्स में अरेंज हुए हैं एक किसी भी क्रिस्टल के अंदर। सबसे पहले अब आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम के अंदर ये जो ग्रे लाइन और ब्लैक डॉट है ना, अब आपको याद कीजिए, अगर आपने पिछली सेशन वाली अगर पढ़ी हुई है ना तो आपको ये अच्छी समझ आएगी कि उसमें आपने एक हेक्सागोनल क्रिस्टल देखा था और ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल देखा था, जिसमें उसने बड़ा अच्छा बताया हुआ था कि ये ए लेयर है, ये बी लेयर है, ये सी लेयर है। यानी एटम्स की एक लो लेयर थी, एक मिडिल लेयर थी, एक अपर लेयर थी। तो ये जो ग्रे लाइन है ना, ये वो लेयर्स शो हो गई हैं क्रिस्टल के अंदर, ठीक हो गया। ये सबसे वाली ऊपर वाली अपर लेयर है और ये नीचे वाली उससे लोअर लेयर है। अब ये जो ब्लैक डॉट्स शो हो गए हैं, ये न्यूक्लियाई शो हुए हैं किसके, एटम्स के। इसलिए मैंने आपके समझने के लिए यहाँ पर ये एटम्स ड्रॉ करते हैं कि ये एटम्स पड़े हुए हैं क्लोज क्लोज और उनके बीच में उनके न्यूक्लियाई हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है 1, ये है रे या वेव 1, एक्सरे 1 है ये, जो कि स्ट्राइक कर रही है अपर लेयर को, इस एटम को एट पॉइंट बी, और इस पॉइंट बी पे स्ट्राइक करके ये क्या हो गई, डायफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। डायफ्रैक्शन में ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। और इसका देखिए अब ये जो एंगल बन रहा है, यानी रे का एंगल बन रहा है अपर लेयर के साथ, वो कौन सा एंगल हो गया, रिफ्लेक्शन एंगल हो गया। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। वन रे 1 आई, उसने स्ट्राइक किया पॉइंट बी पे और फिर यहाँ से डायफ्रैक्ट हो गई। इसी तरह रे 2 आई लोअर लोअर लेयर के ऊपर और पॉइंट डी पे स्ट्राइक किया और फिर वो यहाँ से डायफ्रैक्ट हो गई, ठीक हो गया। अब अगर मैं इन दोनों रेस को देखूं, रे 1 और रे 2 को, तो मैंने एक पॉइंट लगाया हुआ है ए और बी, यानी ए और बी तक रे 1 और रे 2 की जो लेंथ है वो सेम है, ठीक हो गया। इसी तरह जो डायफ्रैक्ट हो गई दोनों रेस, तो बी और सी के बाद की जो लेंथ है वो क्या है, सेम है। तो डिफरेंस कहाँ पे आया। अब इन दोनों रेस का अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं कि रियल क्या है, तो वो आप कैसे बताएंगे, उसके लिए हमने ये ड्रॉ कर ली ए बी सी डी रेक्टेंगल। आपको देखने में भी नजर आ रहा है कि असल डिफरेंस जो हो रहा है पाथ लेंथ का, वो इस पूरे एरिया में हो रहा है, ए बी सी डी रेक्टेंगल में हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये क्या है, इसका पाथ लेंथ है। इसी तरह अब आप देखिए, मैंने इस रेक्टेंगल को बीच में से बाइसेक्ट कर दिया है, इक्वली बाइसेक्ट कर दिया, यानी अब इनके दोनों साइड पे इक्वल इक्वल है। इसका मतलब है मेरे पास दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आ गए हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, जो सिमिलर होते हैं, उनकी साइज और एंगल्स सेम होते हैं। तो मेरे पास क्या आ गई, अब देखो मेरे पास दो ट्राइंगल्स आ गई, ए बी डी और डी बी सी, ठीक हो गया। अब मैं इस एक ट्राइंगल को उठाकर यहाँ पर बना दिया है, कौन सी वाली, ए बी और डी की। अब जिसको मैंने बाइसेक्ट किया था ना, उस लाइन को मैंने क्या कह दिया, स्मॉल डी कह दिया। तो जब आपने इसको उठाकर यहाँ बनाया, तो जो बी डी लेंथ है वो कौन सी हो गई, डी हो गई, स्मॉल डी, और ये आ गया इसका एंगल। अब आपको याद होगा मैथ्स में बचपन में पढ़ा होगा कि जो बेस होती है इट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो हाइपोटेन्यूज ये बेस हो गई AD, हाइपोटेन्यूज क्या है, BD, और BD को आपने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, D से। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AD इज इक्वल टू D साइन थीटा। अगेन आप देखिए इस डायग्राम में कि AD जो है वो DC के इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स सेम है तो इनकी बेसिस भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो AD इज इक्वल टू DC। इसी तरह अगर आपने ये आपने लिख दिया AD इज इक्वल टू DC, तो अगर आप AD और DC को प्लस कर दें तो क्या आता है आपके पास, इसको भी आप प्लस कर देंगे। इसमें अगर आप DC ऐड करेंगे तो D साइन थीटा को भी आप डबल कर देंगे, ठीक हो गया। मकसद क्या है कि AD DC है, इसको AD लिखो और DC लिखो, एक ही बात है। तो AD प्लस DC इज इक्वल टू D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा। तो D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा विल बी इक्वल टू
2d sin थीटा। तो बताने का मकसद ये है कि 2d sin थीटा आता कहाँ से, इस ब्रैग्स इक्वेशन में। ये ब्रैग्स इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक हो गया। अब n लैम्डा का क्या मतलब है, ठीक है, इसको देखते हैं कि n लैम्डा की क्या कहानी है। उसके लिए आप आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है इंटरफेरेंस। इसका मतलब क्या होता है जी, कि आप देखिए पिछली स्लाइड पे आ जाइए। हमने तो ये देख लिया कि इसका पाथ डिफरेंस क्या है, जो कि 2d sin थीटा में हमें बताया है। अब जब जो भी रे डायफ्रेक्ट हो जाती है, उसका पाथ लेंथ डिफरेंट हो जाता है, आपने ये देखना है कि वो आपस में आगे जाकर मर्ज कैसे होती है। ठीक है, दोबारा सुनिएगा। आपने ये देखना है कि जो डायफ्रेक्टिंग रेज हैं वो आपस में आगे जाकर मर्ज कैसे होती हैं। उनके मर्ज होने के दो तरीके हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस के थ्रू वो क्या होती हैं, आपस में मर्ज होती हैं। इसीलिए वो कह रहा है कि when an incident X-ray beam hits a scatterer, then crystal, scattered X-rays are emitted in all directions, and most of the scattering wave fronts are out of phase, interfere destructively. अच्छा, अब आउट ऑफ फेज का क्या मतलब है। अब देखिए यहाँ पर जो वेव ए है और जो वेव बी है, ये क्या है, ये जो वेव 1 थी और जो वेव 2 थी। अब जो हम आगे डायग्राम देख रहे हैं ना, वो इन दोनों का बता रही है, वेव 1 और वेव 2 जो डायफ्रेक्ट होके आई है ना, इनको आपने यहाँ पर वेव ए और वेव बी लेना है। अब ये दो तरीके हैं उनके मिलने के। ठीक हो गया। यहाँ पर देखो, ये कौन सी है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर ये वेव ए है, ये वेव बी है, और वेव ए और वेव बी इन फेज नहीं है। इन फेज का मतलब होता है कि जो क्रस्ट है वो क्रस्ट की डायरेक्शन में हो, जैसे कि इस डायग्राम में शो हुआ है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, कि क्रस्ट है वो क्रस्ट की तरफ है, उसकी डायरेक्शन क्रस्ट की तरफ ही है। ठीक हो गया। तो ये दो जो ब्लैक वेव्स हैं, वेव ए और बी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये इन फेज होती हैं। क्रस्ट क्रस्ट से मिलता है उसी डायरेक्शन में, और ट्रफ ट्रफ से मिलता है उसी डायरेक्शन में। इससे क्या होता है कि मैग्नीट्यूड वेव का बढ़ जाता है, जैसे कि आपने रेड लाइन में देखा कि ये बढ़ गया। ठीक हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड बढ़ता है कंस्ट्रक्टिव, यानी ऐड अप हो जाती हैं वेव्स। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, तो मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, और वेव का मैग्नीट्यूड कम होगा तो वो वेव से हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये हो गया आपके पास इन फेज का कॉन्सेप्ट, आउट फेज का कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है। और दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि ये कब आएगी, जब आपकी डायफ्रेक्टिंग जो रेज हैं उनका क्या फ्यूचर है वो बताती है। ठीक है। अब ये अगर ये हो जाएगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ऐड अप हो जाएगी, तो मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा। उस मैग्नीट्यूड को आप कहाँ से बताएंगे, इस एन लैम्डा से। तो ये एन लैम्डा यहाँ से आया है, ये बताते हैं आप इसमें कि बढ़ेगा तो एन ज़्यादा हो जाएगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो एन कम हो जाएगा। फिर वो आगे कहते हैं कि एक्सरे और एटम्स में इंटरेक्शन कैसे होती है। वो सिंपल, ये इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। वो ये बता रहे हैं कि जब ये आपके पास क्या है, एटम है, एटम के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन है, और ये अब बाहर क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक्सरे इस पे हिट करेगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी पोजीशन से उधर चला जाएगा, आगे चला जाएगा, फिर वापस आएगा। तो जो ये रे एमिट करेगा, उस रे की जो इंटेंसिटी होगी वो इसी जितनी होगी। यानी वही बात है कि अगर जिस एनर्जी से आप किसी चीज़ को पुश करोगे वो उसी एनर्जी से वापस आएगी आपके पास। ये बात बताना चाह रहा है वो, इसमें सिंपल सी बात है। उसके बाद वो कहता है कि प्रोसीजर क्या होता है इसका, कि आप क्या करते हो, सबसे पहले एक क्रिस्टल लेते हो स्टडी के लिए। उसकी जो लेंथ होती है ना क्रिस्टल की, डायमेंशन बता रहे हैं वो क्या होती है कि 0.1 नैनोमीटर होनी चाहिए हर डायमेंशन में। ठीक हो गया। यानी जो उसकी साइज है, उसकी लेंथ है, वो कितनी होनी चाहिए, 0.1 नैनोमीटर होना चाहिए। वो प्योर होना चाहिए। अगर NaCl का क्रिस्टल है तो वो NaCl ही हो, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ना हो, क्योंकि अगर इम्प्योरिटी आएगी या उसके अंदर क्रिस्टल के अंदर कोई क्रैक आ जाएगा तो फिर आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हो उसकी। क्रिस्टल प्योर होना चाहिए, उसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए, और उसके अंदर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए जब भी आप किसी भी क्रिस्टल को एक्सरे के लिए स्टडी करते हैं।
ठीक हो गया। अब मोनोक्रोमेटिक क्या होती है, देखो जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो आपने सिंगल वेवलेंथ लिया ना, सिर्फ एक्सरे लिया, आपने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स थी उसका स्पेक्ट्रम नहीं लिया। तो एक जब रे को स्टडी कर की जाती है, उसकी हेल्प जाती है, उसको क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक, यानी वन रे है सिर्फ। ठीक हो गया। उससे क्या होता है, रेगुलर पैटर्न होता है किसका, रिफ्लेक्शन का। जो मैंने आपको बताया कि वो जो स्पॉट्स आते हैं आपके सामने उनको आप रिकॉर्ड करते हो हर, और तो आपको क्या पता चलती है, ओरिएंटेशन पता चलती है कि ये स्पॉट आया है, अगर स्पॉट ऐसा आए, इस पैटर्न में आए, तो ये वाला एटम होगा। ठीक है, एटम्स को आप इस तरह से डिस्टिंग्विश करते हो। फिर उस स्पॉट के डाटा सेट्स को आप कलेक्ट करते हो और एक पूरा डाटा से आपको पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पता चल जाता है कि इसमें कितने आएंगे। क्योंकि देखो आप इतना बड़ा क्रिस्टल होगा तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ एटम्स होंगे, तो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन आएंगी, और उन थाउजेंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन के डाटा सेट्स को आप कलेक्ट करोगे, उसको स्टडी करोगे। ठीक है, फिर क्या होता है, आप ये बता रहे हैं कि उसका प्रोसीजर क्या होता है, कि आप उसको जब स्टडी करते हो ना, कलेक्ट करते हो, तो आप उसको कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर अंदर डालते हो, और वहाँ से फिर वो उसकी अलाइनिंग, यानी आपके पास ग्राफ्स आएंगे, तो ग्राफ सही करो, आपके पास रेज आती है, फिर आप उसको ग्राफ्स में बनाते हो। ठीक हो गया, मैं आपको फिर किसी दिन दिखाऊंगी, इसमें मेरे पास पड़ी हुई जो मैंने एक्सरे स्टडी की थी, उसमें आप क्या करते हो, आप सारे ग्राफ्स को, यानी आपके पास इतने सारे रिफ्लेक्शन होते हैं कि आपको अलग अलग करने होते हैं। तो जो अलग करने का प्रोसीजर है ना, बेसिकली वो आपने कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से करना होता है, सॉफ्टवेयर यूज करने होते हैं। ठीक हो गया। आगे वो बता रहे हैं कि ये क्रिस्टल होता है आपके पास, ये इस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न आता है, और ये क्या होता है आपके पास, अब ये जो दिखा रहा है, ये जो डायग्राम है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का रियल इमेज होता है। जब आप उसमें सारा डाटा डालते हो ना किसी भी एटम का स्ट्रक्चर का, तो आपको ये रियल स्ट्रक्चर, उसकी डेंसिटी के बारे में बताता है। ठीक है, इस तरह की देखिए नीचे एटॉमिक मॉडल जो शो हुआ है, ये क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन्स के ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, जिस तरह फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बहुत मशहूर एक सॉफ्टवेयर है प्रोटीन्स की कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग के लिए, तो उसमें भी इस तरह के स्ट्रक्चर आते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन कोई इतनी खास नहीं है, इसको देखने की सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस पे आ जाएं। उसमें लिमिटेशन में सिर्फ इतना कहा है कि अगर तो स्मॉल क्रिस्टल होगा तो उसको पढ़ना आसान होता है, उसकी रेजोल्यूशन अच्छी होती है, लेकिन जो लार्ज क्रिस्टल्स हैं उसकी रेजोल्यूशन क्या होती है, इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन अब ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि आप लार्ज क्रिस्टल्स को भी अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छी रेजोल्यूशन आ सकती है उसकी। ठीक हो गया। इससे आप करते क्या है, मेजर एक्सरे से, XRD, एक्सरे डिफ्रैक्शन है इसका मतलब, टू डिटरमिन स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज आप मेजर करते हो, उसकी थिकनेस मेजर करते हो कि वो जो फिल्म्स हैं वो कितनी थिक है जो आपने स्टडी की है। ठीक है, और उसका एटॉमिक अरेंजमेंट क्या, ये सब हम बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक हो गया। इसमें क्या है और बात, हाँ अब एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं विच आर इम्पोर्टेंट। प्रोटियोमिक्स क्या होती है जी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल सिस्टम में जितनी भी प्रोटीन्स वो प्रोड्यूस करता है उसे क्या कहते हैं, उसे आप कहते हो प्रोटियोमिक्स। उस फील्ड को स्टडी करना क्या होता है, प्रोटियोमिक्स होता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आपका ये जो कोरोना वायरस है, इसके अंदर साइंटिस्ट ने पता लगाया कि 30,000 न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, अब ये कैसे पता चला, ये इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ किए, स्पेक्ट्रोस्कोग्राफीज वगैरह सब कुछ यूज़ किया, तब जाके आपको पता चला कि ये वायरस में इतने न्यूक्लियोटाइड है। तो इसकी जितनी भी रिसर्च हो रही है उसमें ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो प्रोटियोमिक्स भी इसी तरह एक, यानी आपका जो जीनोमिक सीक्वेंस है जो बड़ा मशहूर है, बड़ी जो है वो आजकल की टॉप फील्ड्स में से एक है, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, वो भी आपके पास कैसे आई कि उसमें आपने पूरे जीनोम का सीक्वेंस, जीनोम क्या है, सेट ऑफ ऑल जीन्स जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर है, जीन्स में क्या होता है, डीएनए प्रोटीन्स होती हैं। ठीक हो गया, तो उसका सारा सीक्वेंस आपने कैसे स्टडी करना होता है, प्रोटियोमिक्स में स्टडी करते हो, तो उसके लिए भी आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को यूज़ करते हैं। इसी तरह क्रिस्टलोग्राफिक एनालिसिस में आप प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन की इंटरेक्शन कैसी है, यानी अगर आपने ड्रग और डीएनए की इंटरेक्शन देखनी है कि आपने कोई दवाई तैयार की है या दवाई आप यूज़ कर रहे हो, वो डीएनए से कैसे उसका इंटरेक्शन है, तो भी आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को यूज़ करोगे। कैसे यूज़ करोगे कि आपके पास एक, आपने देखा कि प्रोटीन है, अब आपके पास कोई ड्रग है, ठीक है, उस क्लोरीन हाइड्रोक्सी एनिलीन है फॉर एग्जांपल, उसको आपने देखा कि डीएनए के साथ वो कैसे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपके पास होगा कि उसमें प्रोटीन का सीक्वेंस क्या है डिफरेंट चीज़ों का, तभी आपको पता चलेगा कि जो ड्रग है वो उसके साथ किस तरह से बॉन्ड कर रही है। तो पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन का,
प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके लिए आपको किस चीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी की हेल्प लेनी पड़ेगी। फिर उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस, यानी एक, अब आप एक जैसे फॉर एग्जांपल आगे एक बताइए, मैं आपको बताती हूँ कि कन्फर्मेशनल चेंज क्या होती है। अब देखिए आपने यहाँ पर देखा ये, ठीक है, ये एक है, इसकी ओरिएंटेशन है प्रोटीन की। अब एक ओरिएंटेशन आप देखें, ये देखें, ठीक है। अब इसके अंदर जब ये मॉलिक्यूल आया ना, ये वाला, तो इसने क्या किया, ये कंडेंस हो गया पूरा स्ट्रक्चर, पूरी जो रिबन आपको नजर आ रही है ना, ये प्रोटीन्स है, ये सॉफ्टवेयर में ऐसी ही दिखती है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स है पूरी की पूरी, जब इसके अंदर ये कंपाउंड डाला गया तो ये कंपाउंड इस एरिया पे अटैच हुआ। इससे आपको क्या पता चला कि जो एक्टिव साइट है इस पूरे प्रोटीन के अंदर वो इस पोजीशन पे है। तो ऐसे आप एंजाइम कैटालिसिस भी स्टडी करते हो, इसी तरह आप प्रोटीन स्ट्रक्चर और उसकी कन्फर्मेशनल चेंज भी स्टडी करते हो। अगर तो ये कन्फर्मेशनल इसकी चेंज हो जाती, आप इसको दोबारा स्टडी करते, तो ये जो थी ना, ये वाला हिस्सा, ये आपको कहीं बीच में जाके रोल हुआ नजर आता, और ये वाले एटम्स आपको नजर ना आते एक्सरे के अंदर, अगर इसकी कन्फर्मेशन चेंज हो जाती, यानी ये ज़्यादा कंडेंस हो जाती, ये रिबन्स क्लोज हो जाते एक दूसरे के, तो इसको क्या कहेंगे आप, कन्फर्मेशनल चेंज कहेंगे। ये भी आप स्टडी कर सकते हो। ठीक हो गया। तो प्रोटीन इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है कि टू प्रोटीन्स आपस में इंटरैक्ट कैसे करती हैं, इसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसका साइट क्या है, उसके अंदर मेजर अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये आज का यहाँ तक था, ये जो इम्पोर्टेंट बातें थी। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। एनीवन? कोई क्वेश्चन नहीं है? गुड। या तो बिल्कुल समझ नहीं आई, तो सब समझ आ गई है। ऑलराइट जी, तो आई टेक इट कि आपको समझ आ गई है। ठीक हो गया? Yes, ma'am. ओके, ग्रेट। सो